हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। संपूर्ण उत्तराखंड का इतिहास सीरीज जो हम अपनी अजय रावत जी की पुस्तक के हिसाब से कर रहे थे, आज उसका देखेंगे हम भाग 11। इससे पहले के पुराने भाग आप ज़रूर देखें। आज हमारा जो टॉपिक है गढ़वाल का परमार वंश, उसका अंतिम भाग हम देखने वाले हैं, यानी उसका हम चौथा भाग देखने वाले हैं। इससे पहले 3 भागों में हमने गढ़वाल का जो परमार वंश है उसके राजाओं को कम्प्लीटली देखा है, यानी पहले राजा से 54वें राजा यानी प्रद्युम्न शाह तक। इसके बाद के 6 राजा और हैं, लेकिन उनके लिए अलग चैप्टर हमारे इस पुस्तक में दिया हुआ है। तो पुरानी वीडियो अगर नहीं देख पाए हैं तो उनको ज़रूर देखें, अपने नोट्स बनाएं। और पीडीएफ कहाँ से प्राप्त होगी? पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगी। टेलीग्राम चैनल का नाम हमारे यूट्यूब चैनल के नाम पर ही है। ये हमारी अजय रावत जी की पुस्तक है, जिसके हम ये आप अगर इंडेक्स देखें तो जो पहला वाला चैप्टर है इसको 3 भागों में हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद दूसरा चैप्टर था हमारा कुमाऊं का चंद राजवंश, इसको 4 भागों में निपटा चुके हैं, ज़रूर देखें। आज हमारा गढ़वाल का राजवंश का चौथा वीडियो है, यानी अंतिम वीडियो है गढ़वाल का परमार वंश का। और इसके बाद जो अगला वीडियो हमारा आने वाला है वो गोरखा शासन से रिलेटेड आएगा। तो गोरखा शासन की जहाँ तक उम्मीद है 2 वीडियो में काम हो जाएगा। अगर नहीं हो पाता है तो 3 वीडियो आपके लिए इनकी लाई जाएंगी। छोटे छोटे वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो पाए, और सारी चीज़ें समझाने का फुल प्रयास किया जा रहा है। और उसके बाद ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था है 1815 के बाद। ये देखिए, ये छठा चैप्टर हमारा बनता है 1815 के बाद गढ़ नरेश, जिसमें हमने टोटल 6 राजाओं के बारे में देखना है, जिनका कोड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, SBPKNM। यानी प्रद्युम्न शाह के बाद जो राजा बनते हैं टिहरी रियासत के, एस से सुदर्शन शाह, बी से भवानी शाह, पी से प्रताप शाह, के से कीर्ति शाह, एन से नरेंद्र शाह और एम से मानवेंद्र शाह। तो ये चैप्टर जब आएगा उसी हिसाब से हम देखेंगे। 7वां चैप्टर हमारा आता है ब्रिटिश गढ़वाल एक सिंहासनावलोकन। इसके बाद हमारा आता है तराई भाबर का इतिहास। और उसके बाद 9वां चैप्टर हमारा आता है स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। टोटल 9 चैप्टर है हमारे, जो हमने बढ़िया से समाप्त करने हैं। तो आज का जो चैप्टर है हमारा गढ़वाल का परमार वंश, उसका चौथा भाग स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा अंतिम भाग है। इसको अलग अलग भागों में हमने बांटा है, जिसमें हम गढ़वाल परमार वंश का प्रशासन देखेंगे, इनकी भूमि व्यवस्था देखेंगे, इसी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावली यानी जो महत्वपूर्ण टर्मोलॉजी है इनसे रिलेटेड वो देखेंगे। और इसी के साथ साथ परमार वंश में जो साहित्यिक रचनाएं मिलती हैं उनके बारे में कंप्लीट जानकारी हम लेने वाले हैं। तो सेशन को बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनना है, सारी कहानियों को। तो सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है गढ़वाल परमार वंश का प्रशासन। तो प्रशासन में सबसे पहला टॉपिक हम देखने वाले हैं प्रमुख अधिकारी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा बनता है राज्य का जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो राजा होगा, याद रखेंगे। टीका या कुमार, तो ये कौन होते थे? राजा के पुत्र, जिनको हम राजकुमार भी कहते हैं। इसके बाद अगले बड़े अधिकारी आते हैं मुख्तार। मुख्तार क्या होते थे? राज्य के सबसे बड़े अधिकारी, सबसे बड़े सैनिक अधिकारी, आपने याद रखना है। अधिकारी नहीं, सबसे बड़े सैनिक अधिकारी होंगे मुख्तार, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद आते हैं गोलदार। गोलदार कौन होते हैं? राजधानी के सुरक्षा अधिकारी को गोलदार कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं फौजदार। तो फौजदार क्या होते थे? परगने के सैनिक शासक होते थे। परगने के सैनिक शासकों को फौजदार कहा जाता था। इसके बाद आगे आते हैं चणु। चणु क्या है? तो चणु हैं संदेशवाहक, यानी जैसे आजकल वर्तमान में होते हैं हमारे पोस्ट मास्टर, उसी तरीके से होते हैं चणु। इसके बाद अगला आता है चौबदार। चौबदार क्या थे? राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलने वाला व्यक्ति चौबदार कहलाता है। अगला आगे बढ़ते हैं, अगले आते हैं थोकदार। तो थोकदार कौन होते थे? परगने में राजस्व वसूली का कार्य करने वाले व्यक्ति को ही थोकदार कहा जाता था। थोकदार कहा जाता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। इसके बाद आगे आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है दीवान। दीवान क्या करते थे? दीवान आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे। दीवान आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखेंगे? दीवान। अब इसी के साथ अगला जो टॉपिक आता है सैनिक व्यवस्था के बारे में अगर पूछता है गढ़वाल के परमार वंश की,
तो सेना विभिन्न विभागों में बटी हुई थी या विभिन्न पलटनों में बटी थी। वो पलटनें कौन कौन सी थी? जैसे लोहवा, लोहा के साथ आती हैं बधान, ये याद रखना है। सारे पॉइंट हमारे अजय रावत जी से रिलेटेड हैं। इसी के साथ एक और पलटन आती है सलाण, सलाण, सलाण करके एक और सेना भी आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब बढ़ते हैं गढ़वाल परमार वंश की भू व्यवस्था की तरफ। आय का जो सबसे प्रमुख स्रोत होता था वो भूमि कर होता था, जिसे सिरती भी कहा जाता था। अगला पॉइंट आसामी। आसामी क्या होते थे? भूमि, कृषि भूमि पर कृषि करने वाले कृषकों को क्या कहा जाता था? कृषक कहा जाता था। इसके अगला पॉइंट है आसामी जो कृषक होते थे वो कितने प्रकार के होते थे? ये 3 प्रकार के होते थे। सबसे पहले खायकर, उसके बाद सिरतान, उसके बाद मौरूसीदार। अब ये क्या क्या होते हैं इनके बारे में जानकारी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद अगला आता है भूमि का मालिक। आपने याद रखना है भूमि का केवल एक ही मालिक होगा। वो कौन होंगे? वो हमारे केवल राजा होंगे। तो भूमि का मालिक कौन होगा? राज्य के अंदर जो भी संपूर्ण भूमि होगी उसके मालिक होंगे हमारे केवल राजा, यानी जो गढ़ नरेश होंगे वही होंगे हमारे इसके सबसे बड़े अधिकारी या उसके मालिक। अब इसके बाद आता है केवल 3 परिस्थितियों में ही राजा अन्य किसी अन्य व्यक्ति को भूमि का स्वामित्व देता था। 3 कंडीशनें कौन कौन सी थी, अब उनके बारे में भी हमने देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि भूमि का मालिक कौन होता था? केवल राजा होगा। भूमि, राज्य में जो भी जमीन हो वो सब भूमि किसके नाम होगी? वो हमारे राजा के नाम होगी। अगर किसी अन्य व्यक्ति के नाम है तो उसके 3 ही कारण हो सकते हैं। अब उन्हीं के बारे में हमने देखना भी है। तो ये कंडीशन क्या कहती है? सबसे पहला क्या है? संकल्प या विष्णु प्रीति। अगर राजा संकल्प करता है तो किसी व्यक्ति को अपनी जमीन दे सकता है। अब अगला आता है रौत। तो रौत क्या होता है? तो रौत के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। तो 3 किन कंडीशनों में हमारे राजा जमीन किसी अन्य व्यक्ति को देते थे? सबसे पहला है संकल्प या विष्णु प्रीति, इसके बाद आता है रौत, और तीसरा रूप आता है, आपने याद रखना है, तीसरा जागीर के रूप में। किसी व्यक्ति को अगर जागीर दे देता है राजा तो उसके नाम की जमीन हो जाएगी वो। संकल्प या विष्णु प्रीति किस व्यक्ति को देगा? किसी विद्वान व्यक्ति को या किसी विद्वान ब्राह्मण को ये जमीन दी जाएगी। और जो हम देख रहे हैं रौत, रौत किसको दी जाएगी? रौत में अगर कोई जमीन दी जाती है ये किसी वीर सैनिक को ही दी जाती थी, तो उस व्यक्ति को अगर दी गई है तो उसी के नाम की होगी। इसके अलावा अन्य किसी भी कंडीशन में जमीन राजा के अलावा किसी और की नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है थातवान या भूमि स्वामी। ये कौन होते थे? जिस व्यक्ति को रौत या जागीर दी जाती थी उसे थातवान या भूमि स्वामी कहा जाता था। अगला पॉइंट देखते हैं खायकर। खायकर क्या होते हैं? खायकर होते हैं थातवान की भूमि पर बसे किसानों को ही खायकर कहा गया था। आगे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सारे पॉइंट को मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करा है। सेशन बहुत ध्यानपूर्वक सुने, नोट्स बनाएं, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करें, और सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगला पॉइंट आता है सिरतान। तो सिरतान क्या होते हैं? थातवान की भूमि पर अस्थायी रूप से बसे हुए किसानों को सिरतान कहा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं तिहाड़। तिहाड़ क्या होता था? उपज का 1/3 कर के रूप में राज दरबार को देना होता था, उसे ही क्या कहा जाता था? तिहाड़ कहा जाता था, 1/3। इसके बाद आता है अधेल कर। अब कोई ज़मीन बहुत बढ़िया है तो वहाँ अच्छी खेती हो रही है तो वहाँ पर क्या होगा? उपज का आधा भाग यानी 1/2 भाग यानी 50% भाग टैक्स के रूप में लिया जाएगा। 1/3 का मतलब है लगभग 33.33% के आसपास कर के रूप में लिया जाएगा। अधेल मतलब आधा भाग, 1/2 भाग आप टैक्स के रूप में देंगे, यानी 50% भाग टैक्स के रूप में दिया जाएगा राज दरबार को। अगला पॉइंट आता है पाथा, जिसको हमने धूली पाथा भी कहा था। मापतोल की व्यवस्था में जो भी गड़बड़ियाँ हो रही थी उन्हें समाप्त करने के लिए अजय पाल जी ने धूली पाथा या धर्म पाथा का प्रचलन किया था। तो आपने याद रखना है पाथा का प्रचलन किसने किया था? अजय पाल जी ने। अब देखते हैं परमार वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावली। तो सबसे पहला पॉइंट है थात। तो थात शब्द का क्या अर्थ होता है? भूमि। अगला पॉइंट देखते हैं थातवान। थातवान का अर्थ क्या है? भूमि का स्वामी। थात मतलब भूमि और थातवान का अर्थ है भूमि का स्वामी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं थोकदार। थोकदार क्या होते हैं? राज्य और प्रधान के मध्य के राजस्व अधिकारी को थोकदार कहा जाता था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
प्रधान। तो प्रधान कौन होते थे? गांव में राजस्व एकत्र करने का काम प्रधान करते थे, और जैसे ही ये राजस्व इकट्ठा करेंगे तो किसे देंगे? ये पटवारी को ये चीजें जमा कर देंगे हमारे प्रधान। गांवों से राजस्व इकट्ठा करने का काम होता था प्रधान का, और प्रधान वो राजस्व किसको जमा करते थे? पटवारी को करते थे। अगला पॉइंट देखते हैं, गूंठ या विष्णु प्रीति। अभी देखा था हमने, मंदिरों को दान में दी गई भूमि को गूंठ या विष्णु प्रीति कहा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, सदावर्त। तो सदावर्त क्या होता था गढ़वाल के परमार वंश के समय? इस दान, ये एक प्रकार का दान होता था, इस दान का प्रयोग धार्मिक कार्यों को करने या तीर्थ यात्रियों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए किया जाता था, सदावर्त का। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान देना है हमने। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, संजायत भूमि। तो संजायत भूमि क्या होगी? सभी के अधिकार वाली भूमि को संजायत भूमि कहा जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है गूल। तो गूल क्या होती है? एक प्रकार की छोटी नहर उड़ती है। मलेथा की गूल आपने जरूर सुना होगा। तो मलेथा की गूल किसने बनाई थी? लिख के जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगला पॉइंट आता है सिमार या गजार। कीचड़ वाली भूमि को ही क्या कहा जाता था? सिमार कहा जाता था। इसके बाद आता है खाल। वर्षा जल संरक्षण के लिए जो तालाब जैसी संरचना बनाई जाती थी उसे खाल कहा जाता था। इसके बाद आता है घराट। पंचक्की द्वारा आटा पीसने में इसका प्रयोग होता था। इसके बाद आता है बेनाब भूमि। तो गांव के स्वामित्व वाली ये भूमि होती थी बेनाब भूमि। अगला पॉइंट, अगला महत्वपूर्ण फैक्ट हमारे परमार वंश से रिलेटेड, केसरे इंद भूमि। तो किस भूमि को केसरे इंद भूमि कहा जाता था? बंजर भूमि को। ऐसी भूमि जिस पर कृषि नहीं की जाएगी उसे केसरे हिंद भूमि कहा जाता था। अब देखते हैं गढ़वाल के परमार वंश से रिलेटेड अंतिम टॉपिक, परमार वंश से संबंधित साहित्य। कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में हम देखने वाले हैं। पुस्तकों को देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट, इनको देखने के बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताए जाएंगे आपको। तो गढ़वाल भूगोल नामक पुस्तक के लेखक हैं हरिदत्त शास्त्री जी। अगली किताब है गढ़वाल का इतिहास। इस पुस्तक के लेखक हैं हरिकृष्ण रतूड़ी जी। हरिदत्त ये गलत लिख दिया है, हरिकृष्ण रतूड़ी जी होगा। इसके बाद अगली किताब है फतेह प्रकाश। तो इसके लेखक है रतन कवि जी। इसके बाद अगली पुस्तक आती है रामायण प्रदीप। इसके लेखक है मेधाकर शर्मा जी। आज हमारा इतिहास में ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। अगला चैप्टर हम देखने वाले हैं गोरखाओं से रिलेटेड। अगली पुस्तक की तरफ बढ़ते हैं, वृत्त कौमुदी। तो इस पुस्तक के लेखक हैं मतीराम जी। अगली किताब है गढ़ राजवंश। इसके लेखक मौलाराम जी। अगली पुस्तक है प्रेम पथिक। इसके लेखक हैं तोताराम गैरोला जी। अगली पुस्तक देखते हैं फतेह शाह कर्ण। इसके लेखक हैं जटाधर मिश्र जी। अगली पुस्तक आती है कीर्ति विलास। इसके लेखक हैं सदानंद डबराल जी। अगली पुस्तक देखते हैं मानोदय काव्य जी, जिसके लेखक हैं भरत कवि जी। अगले पुस्तक की तरफ बढ़ते हैं, गढ़वाल राजा वंशावली। तो इस पुस्तक के लेखक हैं कवि देवराज जी। अगली पुस्तक देखते हैं भारतीय लोक साहित्य। इसके लेखक हैं श्याम परमार जी। इसके बाद अगली पुस्तक आती है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ। तो इसके लेखक हैं भक्त दर्शन जी। अगली पुस्तक आती है द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर। तो इसके लेखक है कन्हैया लाल। अगली पुस्तक है गोरखनाथ एंड कनफटा योगीस। इसके लेखक हैं जॉर्ज फ्रेजर। अगली पुस्तक आती है जय विजय नाटक, जिसके लेखक है भवानी दत्त जी। अगली पुस्तक है गढ़वीर महाकाव्य। इसके लेखक हैं रूप मोहन सकलानी जी। अगली पुस्तक है नरेंद्र हिंदू लॉ। इसके लेखक भी हैं हरिकृष्ण रतूड़ी जी। इसी के साथ हमारी कुछ गढ़वाल राजवंश से रिलेटेड महत्वपूर्ण किताबें समाप्त होती हैं। अब देखते हैं कुछ अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट। एक पुस्तक हमने देखी थी सांवरी ग्रंथ। तो अगर पूछा जाता है तो सांवरी ग्रंथ किस विद्या से संबंधित है, तो इसका संबंध है तांत्रिक विद्या से। तो इसके लेखक कौन है आप लिख के बताएं, मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। अगला पॉइंट है शराब बनाने की कला को क्या कहा जाता था परमार राजवंश के टाइम पे। तो शराब बनाने की कला को इनके टाइम पे कहा जाता था कलाल। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है आपने। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है
भूमि माप की इकाइयाँ हमने देखनी है गढ़वाल राजवंश के टाइम पे। अगर पूछता है एक है मुट्ठी और एक है जूला, तो भूमि माप की सबसे छोटी इकाई है मुट्ठी और सबसे बड़ी इकाई क्या थी? जूला थी। आपने याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं गढ़वाल राजवंश के टाइम पे 40% जो था 1 रुपये के बराबर था, यानी 1 गढ़वाली रुपये के बराबर होता था। अगला पॉइंट देखते हैं, और जो 10% है वो 1 तिमासी के बराबर होता था। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगर पूछते हैं गढ़वाल राजवंश की जो टकसाल थी या टिहरी राजवंश की जो टकसाल होती थी, टकसाल माने जहाँ ये सिक्के ढाले जाते हैं, तो इनकी टकसाल जो होती थी वो कहाँ पर थी? वो श्रीनगर में थी। श्रीनगर में थी। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट। अगला पॉइंट देखते हैं, औजी लोग कौन होते थे? तो ये लोग होते थे वस्त्र सिलने वाले व्यक्ति। ये वस्त्र सिलने का काम करते थे। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट। औजी कौन थे? औजी थे वस्त्र सिलने का काम करते थे। अगला, काष्ठ के बर्तन बनाने का काम। काष्ठ के बर्तन बनाते थे चुनार लोग। चुनार लोग बनाते थे। याद रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला पॉइंट है, बांस और रिंगाल का काम करने वाले व्यक्ति। बांस और रिंगाल का काम करने वाले व्यक्ति, इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें रूढ़िया कहा जाता था। रूढ़िया, रूढ़या। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और एक और फैक्ट देखते हैं अगला, परगने की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था पट्टी। तो परगने की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पट्टी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उम्मीद है सारे फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद है परमार वंश आपको बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा। सारे फैक्ट मैंने बताने की कोशिश करी है। सारे जितने भी शासक हमने 54 शासक पढ़े थे, सभी को मैंने कहानी के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। जो ध्यानपूर्वक पढ़ेगा, नोट्स बनाएगा, वो वाकई जानेगा कि ये नोट्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो इसको आपने क्या करना है? लाइक करना है और शेयर ज़रूर करना है। और कल हमारी इंडियन पॉलिटी की वीडियो आई थी जिसमें हमने पॉलिटी के 3 टॉपिक कंप्लीट किए थे, उपराष्ट्रपति, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। और कल कौन सी वीडियो आएगी? कल भी इंडियन पॉलिटी की MCQ वाली वीडियो आएगी। MCQ माने प्रश्नों वाले वीडियो आएगी, जिसमें हम कल केवल राष्ट्रपति जी से रिलेटेड लगभग 100 से अधिक प्रश्न देखने वाले, लगभग 100 के आसपास प्रश्न देखेंगे। तो लगातार हमारे सेशन देखते रहें। पुराने वीडियो ज़रूर देखें जो इससे पहले आ चुके हैं। अन्य वीडियो भी ज़रूर देखें, हम ऐसे वीडियो आपके लाते रहेंगे। और कुछ विशेष प्लान जो आपके लिए मैंने बताया था आने वाला है, वो तुरंत मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ कुछ समय बाद। तो बने रहें। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।